नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय भारत देश। और इस भारत देश में दक्षिण किनारा में कन्याकुमारी में हमारा श्री विवेकानंद शिला, श्री विवेकानंद स्मारक, और कन्याकुमारी श्री विवेकानंद स्मारक से वहां पर साधना, तपस्या और वहां से निकले नए संकल्प। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर साधना किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया और वहां पर अनेक संकल्पों के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा के साथ, एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अपनी साधना समाप्त करके वापस अपने स्थान पर आ चुके हैं। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव पूरा हो रहा है। मतदान पूर्ण हो चुके हैं और उसमें 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के पश्चात माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैं अभी दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा ही हूँ। काशी और अनेक सीटों पर मतदान चल ही रहा है। कितने सारे अनुभव हैं, कितनी अनुभूतियाँ हैं। मैं असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूँ और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में सन 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृत काल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ में शुरू किया था। मां भारती की परिक्रमा करते हुए चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत श्री रविदास जी की तपोभूमि, हमारे गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा होने का सौभाग्य भी विशेष है। इसके पश्चात मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। प्रारंभिक पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं और बहनों, बेटियों के असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास, वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। आंखें नम हो रही थीं। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर, शब्द, ये सब शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन बाह्य जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया, अलग हो गया। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि व स्वामी श्री विवेकानंद जी की प्रेरणा ने इसे सहज बनाया है। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी अपनी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़ कर यहाँ आया था। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए हैं। सोचा कि श्री स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचार प्रवाह में बहा। इस विरक्ति के बीच, शांति व नीरवता के बीच मेरे मन में निरंतर भारत के उज्जवल भविष्य व लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी के उगते हुए सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाई दी। सागर की विशालता ने विचारों को विस्तार दिया। क्षितिज के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराई में समाई एकात्मकता का निरंतर एहसास कराया। ऐसा लगा जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं। कन्याकुमारी का ये स्थान हमेशा से मेरे मन में अत्यंत करीब रहा है। कन्याकुमारी में श्री विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण एकनाथ रानाडे जी ने करवाया था। उनके साथ मुझे काफ़ी भ्रमण करने का मौका मिला था। इस स्मारक के निर्माण के दौरान कन्याकुमारी में कुछ समय रहना, आना जाना स्वाभाविक रूप से होता था। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हर देशवासी के अंतर्मन में रची बची साझी पहचान है। ये वो शक्तिपीठ है जहाँ माँ शक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में अवतार लिया। इस दक्षिण छोर पर माँ शक्ति ने उन भगवान शिव के लिए तपस्या की, प्रतीक्षा की, जो भारत के सबसे उत्तरी छोर के हिमालय पर विराज रहे थे।
कन्याकुमारी संगमों के संगम की धरती है। हमारे देश की पवित्र नदियां अलग अलग समुद्रों में मिलती हैं। यहाँ उन समुद्रों का संगम होता है और यहाँ एक और महान संगम दिखता है, भारत का वैचारिक संगम। यहाँ श्री विवेकानंद शिला स्मारक के साथ ही संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी मंडपम और कामराज रमणी मंडपम है। महान नायकों के विचारों की ये धाराएं यहाँ राष्ट्र चिंतन का संगम बनाती हैं। इससे राष्ट्र निर्माण की महान प्रेरणाओं का उदय होता है। कन्याकुमारी की ये धरती एकता का अमिट संदेश देती है। कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा समंदर से मां भारती के विस्तार को देखती प्रतीत होती है। उनकी रचना तिरुकुर्रल तमिल साहित्य के रत्नों से जड़ित एक मुकुट की जैसी है। इसमें जीवन के हर पक्ष का वर्णन है, जो हमें स्वयं और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा था, प्रत्येक राष्ट्र के पास अपनी नियति को हासिल करने के लिए एक संदेश का लक्ष्य होता है। भारत हजारों वर्षों से इसी भाव के साथ सार्थक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है। हमने जो भी अर्जित किया उसे कभी व्यक्तिगत पूंजी मानकर आर्थिक या भौतिक मापदंडों पर नहीं तोला। इसलिए इदम न मम, यह भारत के चरित्र का सहज एवं स्वाभाविक हिस्सा हो गया है। भारत के कल्याण से विश्व का कल्याण, हमारी प्रगति से विश्व की प्रगति, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारी आज़ादी का आंदोलन है। हमारी आज़ादी तमाम गुलाम देशों के लिए प्रेरणा बनी। कोरोना के कठिन कालखंड में हमारे सफल प्रयासों से गरीब विकासशील देशों को हौसला मिला। भारतीय गवर्नेंस मॉडल से 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व आश्चर्यजनक है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देने के हमारे प्रयासों ने विश्व को प्रेरित किया है। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने, पारदर्शिता लाने और उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा, सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बना है। आज भारत की प्रगति और उत्थान सहयात्री देशों के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। G20 की सफलता के पश्चात से विश्व भारत की इस भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार रहा है। भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकारा जा रहा है। नए भारत का यह स्वरूप 140 करोड़ देशवासियों को उनके कर्तव्यों का एहसास भी करवाता है। हमें भारत के विकास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और ये जरूरी है कि हम भारत के अंतर्भूत सामर्थ्य को समझें। 21वीं सदी की दुनिया भारत की ओर आशाओं से देख रही है। वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। हमें सुधारों को लेकर पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। हमें जीवन में हर क्षेत्र में सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे सुधार सन 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हों। मैंने देश के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है, जिसके क्रियान्वयन में क्रमशः नेतृत्व, नौकरशाही व जनता जनार्दन की भूमिका होती है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्कोप और स्टैंडर्ड के साथ चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर जोर देना होगा। हमें एक राष्ट्र के रूप में पुरानी पड़ चुकी सोच और मान्यताओं का परिमार्जन भी करना होगा। हमें हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालना है। याद रहे, सकारात्मकता की गोद में ही सफलता पलती है। भारत की अनंत शक्ति के प्रति मेरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पिछले 10 वर्षों में भारत की इस सामर्थ्य को और ज़्यादा बढ़ते हुए अनुभव किया है। जिस तरह हमने 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक को अपनी आज़ादी के लिए प्रयोग किया, उसी तरह 21वीं सदी के इन 25 वर्षों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। स्वतंत्रता संग्राम देशवासियों के सामने बलिदान का समय था, आज निरंतर योगदान का समय है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्षों में केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे। उनके इस आह्वान के सिक्के ठीक 50 वर्ष बाद सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही स्वर्णिम अवसर है। हम अगले 25 वर्ष केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें।
हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों और शताब्दियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव बनकर अमर रहें। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। यह उद्गार है हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। यदि श्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस कार्य में, अपने इस लक्ष्य में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। भारत की साख पिछले 10 वर्षों में बहुत ही अधिक बढ़ी है और भारत का विकास भी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत की रक्षा प्रणाली, भारत की सामाजिक प्रणाली, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की जो सड़क नीति है, जो सड़कों का जाल है, रेलवे, हॉस्पिटल, मेडिकल, शिक्षा, हर क्षेत्र में IIT खोलना, विभिन्न हॉस्पिटल्स खोलना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस विभिन्न राज्यों में खोलना, यह कोई आसान काम नहीं है। यह एक कोई कुशल नेतृत्व वाला इंसान ही कर सकता है और जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमें घमंड है, हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद देना चाहिए और उनकी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक हमारे देश की सेवा करें और देश के अंदर जो एक विकास की लहर चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए देश को विकसित बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त नागरिकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी प्रेम भाव से आगे बढ़ते रहें, मिलकर के काम करते रहें ताकि हमारा देश एक विकसित भारत की तरफ, विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।